हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से पदार्थ एवं उसकी प्रकृति यानी कि रसायन विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो से जुड़ जाइए, लाइव क्लास को शेयर कर दीजिए। एक बार तेज़ी से आप लोग इस लिंक को शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोग प्रतिदिन 7:30 बजे हमारे साथ लाइव क्लास में ज़रूर जुड़िएगा और अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ से मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। ऐसा यूट्यूब पर अभी तक से कोई नहीं है दोस्तों कि जो आपको थ्योरी पढ़ाएगा, ठीक है। पैरामेडिकल का कोई भी थ्योरी अभी तक से नहीं पढ़ाएगा दोस्तों, क्योंकि वो मेन रूप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, उसके साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चलेगा। तो आप इस चैनल को पहली बार हो, नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। और जो हमारा मेन छूट गया था, हम लोग मिश्रण तक कर चुके थे। तो आज हम लोग करेंगे मिश्रण को अलग करने की कुछ प्रमुख विधियाँ, ठीक है। मिश्रण को अलग करने के लिए कुछ प्रमुख विधियाँ दोस्तों, उसको जान लेंगे और इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त भी हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे पहला टॉपिक कहता है रवाकरण यानी कि क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन विधि द्वारा होता क्या है? तो इस विधि के द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है, ठीक है। रवाकरण यानी क्रिस्टलाइजेशन द्वारा किसको हम लोग करते हैं दोस्तों? अकार्बनिक ठोस को अलग करते हैं। अब देखिए, कहता है इस विधि में अशुद्ध मिश्रण को उचित विलायक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है और तथा गर्म अवस्था में ही कीप द्वारा छान लिया जाता है, ठीक है। गर्म अवस्था में क्या कीप से छान लिया जाता है और छानने के बाद विलियम को कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, ठीक है। जब छान लिया तो जो विलियन प्राप्त होगा उसको कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा करता है। और ठंडा होने के बाद क्या होता है, जो शुद्ध पदार्थ होता है वो क्रिस्टल के रूप में विलियन से अपने आप अलग हो जाता है दोस्तों, ठीक है। जैसे में देख लीजिए समझने के लिए आप लोग, जैसे शर्करा और नमक के मिश्रण को इथाइल अल्कोहल 348 केल्विन पर गर्म करिएगा, ठीक है। गर्म करिएगा तो अपने आप चीनी अलग हो, शर्करा यानी कि अलग हो जाएगा और नमक अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात है दोस्तों। और जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे वो है परमाणु, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पैरामेडिकल के लिए, ठीक है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। कहता है आसवन विधि। आसवन विधि क्या कहता है दोस्तों? तो जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है, ठीक है। यानी कि मान लो कि कोई एक द्रव, यहाँ पर ए कोई द्रव है जिसका क्वथनांक हो जाएगा 200 300 ले लेते, 300 केल्विन है। और यहाँ पर से और बी जो है इसका है 500 तक। तो बहुत ज़्यादा का अंतर हो गया, यहाँ पे सेम नहीं है। तो इससे हम लोग क्या लगाते हैं? आसवन विधि का उपयोग करते हैं। अब आसवन विधि कहता क्या है? तो उसके मिश्रण को आसवन विधि से पृथक करते हैं, अर्थात यह द्रव के मिश्रण को अलग करने की विधि है। इसका प्रथम भाग वाष्पीकरण एवं दूसरा भाग संघनन कहलाता है, ठीक है। अब इसका मतलब समझ जाइए। सबसे पहले हम लोग पहला जो काम करेंगे वो वाष्पीकरण करेंगे, यानी कि जो द्रव होगा उसको गर्म करेंगे, और दूसरा भाग उसको ठंडा करेंगे, यानी कि संघनन कहलाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। वाष्पीकरण क्या है, संघनन क्या है, इस सभी को पढ़ेंगे। अभी आगे की ओर चलते हैं। देखिए, अगला आ गया है ऊर्ध्वपातन। हाँ जी, ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऊर्ध्वपातन। इस विधि के द्वारा दो ऐसे ठोस के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातित हो, दूसरा नहीं, ठीक है। यानी ऊर्ध्वपातित का मतलब समझना। इस विधि द्वारा कपूर, नेफ्लॉन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रेसीन आदि को अलग करते हैं। यानी कि ऊर्ध्वपातन में क्या होगा, जब किसी, ठीक है, जब किसी पदार्थ को हम लोग गर्म करते हैं तो वो सीधे रूप में गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर कपूर को आप लोग गर्म करिए यानी लहकाइएगा तो डायरेक्ट गैस में हो जाएगा, ना कि द्रव में बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात था। चलिए, अब जो अगला मतलब कि मिश्रण को अलग करने के लिए विधि है वो है आंशिक आसवन, ठीक है। आंशिक आसवन का यूज क्या होता है दोस्तों? तो देखिए पढ़ते हैं। यह इस विधि से वैसे मिश्रण द्रवों को अलग करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे मिश्रित द्रव, अब ये किसका है दोस्तों? आंशिक आसवन द्रव को करने वाला है, जिनके क्वथनांकों में बहुत कम अंतर होता है। बहुत कम अंतर होता है यानी कि ये 200 डिग्री का अंतर होता है, बहुत कम अंतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगला है
खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोलतार आदि इसी विधि द्वारा निकाला जाता है। हाँ जी, जो खनिज तेल निकलता है पेट्रोलियम, उससे निकाला जाता होगा पेट्रोल, डीजल। तो ये किस विधि द्वारा निकालते हैं दोस्तों? तो यह आंशिक विधि द्वारा। तो आपको से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि खनिज तेल से, यानी कि जो मतलब ज़मीन के अंदर से जो मटेरियल पेट्रोलियम पाया जाता है, उससे शुद्ध डीजल किस विधि द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं? तो आपको पता रहेगा, आंशिक आसवन द्वारा विधि द्वारा। ठीक है, तो जो लोग मार देंगे जिनको पता रहेगा। चलिए जी, वर्ण लेखन, ये भी बहुत ही मज़ेदार पढ़ने वाला है। क्रोमेटोग्राफिक, ठीक है, क्रोमेटोग्राफिक ये कहता है यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों की अवशेषण क्षमता भिन्न भिन्न होती है, ठीक है, तथा वे किसी अधिशोषक पदार्थ में भिन्न भिन्न दूरियों पर अवशोषित होती है। इस प्रकार वे पृथक कर लिए जाते हैं। अब देखिए, वर्ण लेखन में क्या होता है, अलग अलग क्या होता है, बॉक्स होता है, ठीक है। इसमें यहाँ पे अलग अलग इसमें लेयर बनते चल जाता है, और यही लेयर क्या कहता है, और वही लेयर में क्या होता है, अलग अलग अपने आप लेयर बन जाता है। जैसे यहाँ पे दूसरा लेयर हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा लेयर हो जाएगा, इसी तरीके से चौथा लेयर हो जाएगा, बढ़ते चल जाएगा दोस्तों वर्ण लेखन में। और यही लेयर अलग अलग रूप का, मतलब इसके मेनली रूप से क्या है, वर्ण लेखन को तो रंग को अलग अलग करने के लिए वर्ण लेखन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो हमारे पास है भाप आसवन। ठीक है, भाप आसवन क्या कहता है, तो इसको पढ़ लेते हैं। तो कहता है इस विधि से कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है। ठीक है, देखिए भाप आसवन का हम लोग किस चीज़ में उपयोग करते हैं, तो कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध करने के लिए, जो जल में अघुलनशील होता है परंतु भाप के वाष्पशील होता है। इस विधि द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाता है। जैसे एसीटोन, मेथिल अल्कोहल क्या होता है, ये सब अपने क्वथनांक पर क्या होता है, अपघटित हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है, मतलब कि उबलने लगता है, एक तरह से कह सकते हैं, भाप में परिवर्तित होने लगता है। तो इस तरह के पदार्थ को हम लोग करते हैं। अब देखिए अगला जो मेन टॉपिक आता है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन यानी चेंज इन स्टेट। अब देखिए चेंज किस तरीके से होता है स्टेट में, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला है द्रव्यमाप, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है दोस्तों, पहले इसको जान लेते हैं। तो कहता है गर्म करने पर जब ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो तो उसमें अधिकांश में यह परिवर्तन एक विशेष दाब तथा नियत ताप पर होता है। यह नियत ताप उस वस्तु का द्रव्यमान यहाँ पे द्रव्यनांक कहलाता है। ठीक है, द्रव्यमान नहीं होगा यहाँ पे, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि द्रव्यनांक कहलाता है। मिसिंग पॉइंट है दोस्तों, टाइपिंग मिस हो गया है। तो यहाँ पे जो अगला पढ़ देते कहता है जब तक पदार्थ गलता रहता है तब तक ताप स्थिर रहता है, यदि विशेष नियत रहे तब। देखिए यानी कि इसका द्रव्यनांक का फुल्ली डिफिनेशन एक तरीके से सरल भाषा में कहे तो जिस पॉइंट पर, जिस ताप पर ठोस पदार्थ गल जाता है उसको हम लोग उस पदार्थ का द्रव्यनांक कहते हैं। ठीक है, मेनली रूप से यही जानिए। सभी का अलग अलग तापमान होता है। जैसे जल का तापमान द्रव्यनांक कितना होता है दोस्तों, भाप में जब वाष्पीकरण होता है उसका होता है 52 केल्विन। ठीक है, 52 दशमलव कुछ होता है, समथिंग केल्विन होता है। भाप में जब उसको हम लोग गर्म करेंगे ना तो भाप में कन्वर्ट होने लगेगा। चलिए अगला हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट। अब हिमांक क्या है, तो किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है उसे हिमांक कहते हैं। अब देखिए, अब जैसे पानी को यदि हम 0 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं तो वह जम जाएगा। ठीक है, तो पानी का हिमांक कितना हो गया दोस्तों, 0 डिग्री। इस तरीके से ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे लिखल है दोस्तों, यहाँ पे सामान्य पदार्थ का द्रव्यमान एवं हिमांक मान बराबर होता है, जैसे बर्फ का द्रव्यमाप एवं हिमांक 0 डिग्री होता है। देखिए 0 डिग्री पर जमेगा भी बर्फ, क्या होता है, बर्फ 0 डिग्री पर बनता है और गलता भी 0 डिग्री पे है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये मेन रूप से आपके लिए एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, नोट। अब देखिए कहता है अशुद्धियों की उपस्थिति में पदार्थ का द्रव्यमाप हिमांक दोनों ही कम होता है। देखिए अब जैसे कुछ भी, जैसे सोना ले लेते हैं, सोना में यदि हम अशुद्धि को डाल रहे हैं, अशुद्धि को डालेंगे तो इसका जो हिमांक होगा यानी कि जमने का, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
ठीक है, कम हो जाएगा। चलिए अगला नोट हम लोग ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे नोट है, कहता है उन पदार्थों के द्रव्यमानक दाब बढ़ने से बढ़ जाते हैं। ठीक है, जो क्या होता है द्रव्यमानक का, जब भी द्रव्यमानक दाब बढ़ाइएगा तो बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि दाब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, द्रव्यमानक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि दाब बढ़ाइएगा द्रव्यमानक बढ़ेगा, द्रव्यमानक बढ़ाइएगा दाब बढ़ेगा। अब देखिए कहता है यहाँ पे जिनका आयतन गलने पर बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए जिनका आयतन, देखिए दाब बढ़ेगा तो द्रव्यमान बढ़ेगा। कब, जब आयतन क्या होगा, गलेगा तो आयतन बढ़ेगा तब। जैसे मोम, तांबा, जब मोम और तांबा को हम लोग गलाते हैं तो उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। और वैसे में क्या होता है, जब इसका दाब बढ़ाएंगे तो उसका द्रव्यमानक भी बढ़ेगा। गलनांक कहिए चाहे द्रव्यमानक कहिए एक ही है। अगला कहता है उन पदार्थों के द्रव्यमानक दाब बढ़ाने से घट जाता है जिनका आयतन गलने पर घट जाता है। ठीक है, देखिए अब जिसी को गलावेंगे तो उसका आयतन घट जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, दाब बढ़ाइएगा तो जो गलने का पॉइंट होगा, ताप होगा, फिक्स पॉइंट, वो कम जाएगा। जैसे में बर्फ़ को गलाइएगा तो क्या होता है, उसका जो आयतन होता है यानी कि 5 लीटर पानी होता है वो कम हो जाता है। और ये गर्म करिएगा तो भाप के थ्रू तो निकलेगा ही कुछ, तो वो क्या हो जाएगा, उस टाइम में, उस स्थिति में दाब बढ़ाइएगा तो द्रव्यमानक यानी कि गलनांक कम होगा बर्फ़ का। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगला टॉपिक आता है, कहता है क्रिस्टल पदार्थों में से अधिकांश पदार्थ गलने पर आयतन में बढ़ जाते हैं। ठीक है, अधिकांश जो क्रिस्टल वाला पदार्थ होता है जब गलाइएगा तो उसका आयतन बढ़ जाता है। ऐसी दशा में ठोस अपने ही गले हुए द्रव में डूब जाते हैं, जैसे बर्फ। इसी कारण से बर्फ तैरता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मथ, पीतल आदि गलने में आयतन में सिकुड़ते हैं। अतः इसी प्रकार ठोस अपने ही द्रव में प्लवन करते हैं। इसी विशेष गुण के कारण बर्फ का टुकड़ा गले हुए पानी में प्लवन करता है। देखिए अब क्या होता है यहाँ पे, जो क्या होता है यहाँ पे देखिए, गलने पर आयतन में सिकुड़ता है। सिकुड़ने के कारण ही दोस्तों बर्फ क्या होता है, वो पानी में तैरने लगता है। यही लोचा था केमिकल। देखिए अब यहाँ पे है मिश्र धातुओं का गलनांक उन्हें बनाने वाले पदार्थों के गलनांक से कम है, क्योंकि अशुद्धि डाल देने पर पदार्थ का गलनांक घट जाता है। ठीक है, अशुद्धि डाल दीजिएगा तो पदार्थ का गलनांक क्या होगा, घट जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे वाष्पीकरण, और ये लास्ट टॉपिक है दोस्तों। कहता है द्रव से वाष्प में परिणत होने वाली क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। यानी कि किसी द्रव को यदि हम लोग गर्म करते हैं और वो वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। अब देखिए जो वाष्पीकरण किस तरह से होती है, तो यह 2 प्रकार से होती है। पहला वाष्पन से होती है और दूसरा यहाँ पे कवथन यानी कि बॉइलिंग से होती है। तो चलिए पहला वाला को जान लेते हैं, यानी कि वाष्पन को जान लेते हैं। तो कहता है कवथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। यानी कि कवथनांक से कम ताप पर, यानी कि इसमें जो ताप लगता है उससे कम ताप पर यदि कोई द्रव डायरेक्ट वाष्प में कन्वर्ट हो जा रहा है तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, वाष्पन कहेंगे। ठीक है, अब जो दूसरा है कवथन को जान लेते हैं। दाब के किसी दिए हुए नियत मान के लिए वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव उबलकर द्रव अवस्था में वाष्प की अवस्था में परिणत हो जाता है तो वह ताप द्रव का कवथनांक कहलाता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि किसी एक निश्चित ताप पर किसी पदार्थ का या द्रव का ही मान लेते हैं, किसी द्रव को उबलने लगता है एक नियत ताप पर, तो वह उस द्रव का क्या होगा, कवथनांक कहलाता है। यही कहने का मतलब है दोस्तों। अब देखिए कुछ नोट है, जैसे दाब बढ़ाने से द्रव का कवथनांक बढ़ जाता है। देखिए अब दाब बढ़ाइएगा तो द्रव का कवथनांक बढ़ेगा, दाब घटाइएगा द्रव का कवथनांक घट जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। जो नेक्स्ट चैप्टर होगा दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, वो है परमाणु संरचना। ठीक है, क्योंकि आपको सिलेबस में भी दिख रहा होगा परमाणु संरचना, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को जो लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।